आगे देखेंगे। तो जो लास्ट बात कर रहे थे हम लोग, वो मूत्राघात के बारे में कर रहे थे, और कि बेस्ट आंसर क्या, 13 बेस्ट आंसर है। फिर ये होता है आपको मूत्रों के साथ उसके दो भेद हैं, तो देख लिया होगा आपने, नहीं देखा होगा तो देख लेना बाद में, ठीक। आगे देखोगे, कह रहे हैं सुश्रुत ने चरकोक्त बस्ती कुंडल और विड़ विघात को नहीं मानकर मूत्र शुक्र का वर्णन किया है। तो ये चीज याद रखना, मूत्र शुक्र का उल्लेख किसने किया, तो सुश्रुत ने किया। नेक्स्ट है तंत्र युक्तियां। तंत्र युक्तियों की संख्या, चरक 36, वाग्भट 36, सुश्रुत 32, भाव प्रकाश 42, भट्टा हरिश्चंद्र 40। सबको याद होंगी, ठीक है। कई बार बात हो गई। तो कौटिल्य की कितनी है, बस ये बता दो। 32। ठीक है, तो कौटिल्य और सुश्रुत उनकी एक जैसी है, 32 याद रखना। वो भी याद आ रही होंगी शायद, कौन कौन सी है, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, संभव, उद्धार, और दूसरी कौन सी थी, चार, परिप्रश्न, हेतु, व्याकरण, व्युत्क्रांता विधान। ठीक है, तो 32 से 36 में कौन सी चार है, लिखना चाहो लिख लो अगर आपको नहीं पता। प्रयोजन, प्रत्युत्सार, संभव, उद्धार, ये चार हैं, है ना, कि 32 से चार जो एक्स्ट्रा हैं चरक के अंदर। तो प्रयोजन, प्रत्युत्सार, संभव और उद्धार। और जो 36 से 40 है भट्टार हरिश्चंद्र के अंदर, उनके नाम लिख लो। परिप्रश्न, हेतु, व्याकरण, व्युत्क्रांताभिधान। परिप्रश्न, हेतु, व्याकरण और व्युत्क्रांताभिधान। ठीक है, तो याद कर लेना, ये पूछी जाती है तंत्र युक्तियां, जरूरी चीज है। नेक्स्ट है मूत्र के भेद। तो चरक 8, सुश्रुत के 9। सवाल कर लिया है कुछ, यहाँ से कुछ सवाल कर लेते हैं, चलो पहले। अंशुल, यस सर। पथ्य दोषघ्न, ये किस मूत्र के लिए कहा गया। नहीं, रोहित, गोम। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मुस्कान, आजाद उगता है सर। मूत्र पूछ रहा हूं मैं, अजा दुग्ध है या अजा मूत्र में। आजाद दुग्ध में। मुस्कान, ही शेफाली बोल रही है अजा दुग्ध में है, तो अजा दुग्ध है ये, पथ्य और दोषक, या अजा मूत्र है। अच्छा दुग्ध में है सर, वो ऊपर है। मूत्र में है सर। मूत्र में है, अजम। आजा मूत्र में पथ्य और दोषा भी है। ठीक है, तो पथ्य और दोषक मूत्र में है, अजा मूत्र देखा हमने वहां। और ये भी बताया होगा कि कहाँ चरक ने उल्लेख किया, इस पे भी सवाल आता है कि मूत्र वर्ग का उल्लेख कहाँ है, तो सूत्र एक के अंदर है, वो भी याद रखोगे। ठीक है, देखोगे, चलो आगे। नहीं पढ़ रहे तो क्या करूं मैं। तो मूत्र के भेद, चरक के 8, सुश्रुत के 9। सामने मांस वर्ग लिखे हैं, चरक के 8, सुश्रुत के 6। देख लेना, खास बात नहीं है, नजर डाल लोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, मूत्र क्रच, अगेन नंबर ही याद करना है। तो चरक के 8, सुश्रुत के 8 लिखे भी हैं, देखना चाहो कौन कौन से हैं, वात, पित्त, कफ, सामान्य, सन्निपातज, रक्तज, शुक्रज, अश्मरीजन्य और शर्कराजन्य। सुश्रुत के वीपी केस, अभिघातज, शक्रद, अश्मरीजन्य और शर्कराजन्य। तो चरक के कितने भेद हैं, अश्मरी के। एक। ठीक है ना। एक ही तो भेद। तो कोई भेद नहीं बताया, ये याद रखना, मतलब कोई भेद नहीं है उनका। नेक्स्ट आ जाओ, बहिर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस, तो सुश्रुत 9, शारंगधर 10। सुश्रुत 9, सर ये मूत्राघात और मूत्रघात आपस में अलग अलग है ना, ऊपर नीचे है ना, गलत लिखा है।
मूत्र कृक्ष में है ना अभिघाता जो सत्रज वाला तो। आप कह रहे हो सुश्रुत के जो 8 लिखे हैं ये मूत्र क्रच है ना, ये कह रहे हो ना? सर ये जो मूत्र कृक्ष लिखा है ये मूत्राघात, और जो मूत्रोपघात लिखा है वो मूत्र कृक्ष है। अच्छा, ये कह रहे हो कि चरक वाले में मूत्रोपघात लिखना चाहिए, सुश्रुत वाले में मूत्र क्रच लिखना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? जैसे मतलब ये जो टाइप्स भी है ना, ये टाइप ऊपर नीचे है। अच्छा, ये कह रहे हो कि मूत्र क्रच जो लिखे हुए हैं वो रियल में मूत्रोपघात है, ऐसा कह रहे हो? मूत्राघात के टाइप। यस। अच्छा चलो, मुझे ध्यान नहीं, इतना डिटेल में आप लोग देख लेना, बता रही है मुस्कान कि ये ऊपर नीचे लिखे हैं, क्योंकि फोकस नहीं करते हैं, मेनली नंबर याद रखते हैं 8 8। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। बाकी मुस्कान कह रही ठीक ही कह रही होगी चेक करके, तो ये सही कर लो। कह रही है मूत्राघात ऊपर लिख लो, इसको मूत्र क्रच नीचे लिख लो, मतलब इस तरह से है ये। तो चरक वाले जो मूत्र क्रच हैं वो ये है, मतलब नीचे जो लिखे हुए हैं, ऐसा बोल रही हो? ठीक है ना मुस्कान, ये कह रहे हो ना? सर जो टाइप्स के नाम लिखे हैं वो ऊपर नीचे है। हाँ मतलब वही हुआ ना, चरक के जो मूत्र क्रच हैं वो ये वाले हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, और मूत्राघात जो है वो ऊपर लिखे हुए हैं, उस तरह से। ठीक है, देख लेना बेटा, लेकिन मैंने कहा ना कि मेन इसमें वो है नंबर, मैंने नंबर भी फोकस किया इसलिए, तो नंबर याद रखोगे 8 8, बाकी ठीक है देख लो आप, ये बता रहे हो गड़बड़ है। खैर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बहिर्मुख स्रोत सुश्रुत के 9 है और शारंध्र के 10 है। देख लेना, इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि ब्रह्मरंध्र का उल्लेख किसने किया है, तो वो शारंगधर ने किया है। तो लिखे ना स्त्रियों में 13, तो सुश्रुत के 9 जो है ऐसे लिख सकते हो सामने, स्त्रियों में कितने होते हैं? 12 बहिर्मुख स्रोतस। तो शारंगधर ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बता दिया ब्रह्मरंध्र, तो पुरुषों में हो गए 9 की जगह 10, और स्त्रियों में हो गए 12 की जगह 13। समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा है। ये भी जानना चाहो स्त्रियों में कौन से एक्स्ट्रा है, तो वो लिख सकते हो, 2 स्तन्यव है और एक आर्तव है। 2 स्तन्यव है और एक आर्तव है। 2 स्तन्यव है और एक आर्तव है, ये अतिरिक्त है स्त्रियों में। नेक्स्ट लिखे हैं बेटा योगवाही स्रोतस। तो 11 जोड़े सुश्रुत कैसे लिखे हैं, 11 जोड़े। चरक के जो हम पढ़ते हैं, लिख लो सामने चाहो तो नंबर, लिख लो 13, चरक 13। अभी इवनिंग बैच ने पढ़े नहीं है ये श्रोतस के टाइप, वो पढ़ाने रह गए हैं आपको, तो फिलहाल याद रख लोगे। तो योगवाही श्रोतस सुश्रुत की 11 जोड़ी, और चरक ने नंबर लिखा 13 है, वहां भी पेयर में, लेकिन याद ऐसे रखा जाता है 11 जोड़े यहाँ सुश्रुत और वहां 13। नेक्स्ट मध्य की अवस्थाएं। तो चरक सुश्रुत मध्य की 3 अवस्थाएं, माधव मध्य की 4 अवस्थाएं। यहाँ सवाल पूछते हैं मदांतर का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, तो दूसरी से तीसरी स्टेज जो है ना, उसमें जब जाते हैं तो उस टाइम को लिख दिया मदांतर। तो लिख लो मदांतर का उल्लेख बाय चरक एंड वाग्भट। ठीक है, चरक ने और वाग्भट ने मदांतर का उल्लेख किया दूसरी और तीसरी अवस्था के मध्य। ठीक, तो मध्य की अवस्था है चरक सुश्रुत 3, और माधव की लिखना है 4, मतलब वाग्भट की भी 3 ही हुई। नेक्स्ट अजब कृमि, ये पोर्शन सबने पढ़ा है तो यहाँ रिलेट कर पाओगे, देखोगे जल्दी से। जल्दी कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं पहले, मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना बस। एक तो बाह्य कृमि का उल्लेख किसने किया, तो सुश्रुत ने किया। दूसरा, आप बोल सकते हो साथ में जो मैं सवाल कर रहा तो चरक में क्या है ना, बाहर का तो सिर्फ 0 है ना। हूँ। माफ करें, हाँ मैं गलत बोल गया, सुश्रुत ने नहीं किया, समझ गया ना बात को, कि सुश्रुत ने नहीं किया बाह्य कृमि का उल्लेख। ठीक है, दूसरा कि सहज कृमि का उल्लेख किसने किया, चरक। चरक। चरक ने, ठीक है, सहज कृमि चरक। चरक में। हाँ, कृमि कितने होते हैं, तो बेसिक आंसर 20 आंसर लगाना है, और पूरक हमारी ट्रिक है, पुरीषज रक्तज और कफज कितने कितने होते हैं, 5 6 और 7। 6 7। 7 6 ठीक है, 5 2 5 6 7 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में हम याद रखते हैं, पूरक प्लस सुश्रुत के कितने होते हैं बोलो। 7 7 6 ठीक है, तो 7 7 6। चरक में जो है 2 बाह्य कृमि भी है, यू का दीक्षा हम लोगों ने बात की थी, तो नंबर याद रखना, बाह्य कृमि 2 और बाह्य कृमि 3 बताए हैं किस आचार्य ने, शारंग शारंगधर, शारंगधर। शारंगधर। करेक्ट है।
तो कौन सा कृमि दिया उन्होंने? स्नायु कार्यक्रम स्नायु कृमि। स्नायु करेक्ट। को कृमि। ठीक है बेटा, तो उनका स्नायु पिपलिका स्नायु कृमि का उल्लेख बाय शारंगधर, वो अपना याद रखोगे। किस आचार्य ने कृमि आशा का उल्लेख किया? कृमि आशा शारंगधर ने काश्यप ने बेटा, शारंगधर ने नहीं, काश्यप ने। ठीक है, काश्यप ने कृमि आशा का उल्लेख किया। स्तनाशय शारंगधर। हाँ, स्तन्य आशा शारंगधर है। ठीक है, कृमि आशा जो है वो काश्यप का है। ठीक है, जल्दी से यहाँ देख लो। तो चरक चार भेद वही लिखे हैं देखो। मलज दो, पुरुष रक्तज कफज 5 6 7 आपको याद है। सुश्रुत तीन ही भेद हैं, पूरक 7 7 6। वाग्भट बहिर्मलजन्य दो, बाकी वही चरक जल है 5 6 और 7। ठीक है, सुश्रुत के पूछूं जल्दी ट्रिक बोल दो अगर ट्रिक याद है तो, वरना कोई बात नहीं। तो सुश्रुत के पूरक यानी पुरीषज 7, बोलो कौन से होते हैं? आज विजय ने आज किप से चिप विजय ने खरीदी, गुंडों ने दोनों दोनों मुखों मुख से से चुरा चुरा लिया। लिए, अच्छी बात है। रक्तज वाले 7, परी पर को रोदन की वजह रोदन कुछ, की वजह। वजह कुछ। ठीक है, और कफज वाले 6, प्रलून प्रलून गर्भ गर्भ में महापुष्प पर दारू पीकर चिपट गई। चिपट गए। ठीक है ना? तो ये सारे हैं। चरक की अगर बात कर लें तो चरक के पुरीषज वाले 5, ककेरू मकेरू ले लिए शशुलक ससुरात। और केले ले लो सुरेश की माँ। ठीक है चलो। रक्तज 6, केशाद लोमाद लोमदीप सोरस और दुम्बर जंतु माता। अच्छी बात है बेटा। और कफज वाले 7, अनाथ उदररात हृदयचर, फिर चुरु, फिर दर्भपुष्प, ठीक है बेटा। फिर ठीक है, महागुद और सौगंधिक। चलो आउच बदहोश करके याद किया है ना, तो अच्छी बात है, सबको याद है ज्यादातर। ठीक है, अब चलो ये भी बता दो, लास्ट में पूछ ही लेता हूँ एक दो सवाल जो रह गए इसके। उर्णांशु संकाश कौन सा कृमि होता है? पूरी सेट में पुरीषज। पुरुष वो वाला गंडुपद कृमि किसका टाइप है? ये कपट का है। कफज कफज का है। कृमि का। अच्छी बात है ना? तो ये सब सच करी। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलोगे। नेक्स्ट है व्यय का विभाजन। तो ये मॉर्निंग बैच में तो बहुत रिसेंटली अभी देखा हम लोगों ने, तो देख लोगे। चरक का बाल्यावस्था कह रहे हैं कि 30 वर्ष तक है। 1 से 16 वर्ष तक जो है धातु है वो अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व धातु बलम 16 से 30 वर्ष की अवस्था जो है तब जाके धातु में ये परिपक्व हो जाती है। मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष, जीर्ण अवस्था 60 से 100 वर्ष, यानी बुढ़ापा जो होता है। मेन है सुश्रुत वाला, देखोगे डिवीजन उस पर सवाल आता है। वो भी ये दोनों डिवीजन जो है, बाल्यावस्था मध्यम अवस्था। तो बाल्यावस्था 1 से 16 वर्ष की होती है। शीरप 1 वर्ष तक, शिरन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद 2 से 16 वर्ष तक। शीरप 1 वर्ष तक की आयु, शिरन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद 2 से 16 वर्ष तक। मध्यम आयु की बात करें तो 16 से लेकर 70 वर्ष तक है। इसके डिवीजन है वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। तो वृद्धि की अवस्था जो है वो 16 से 20 तक है, मतलब फिर 20 से 30 यौवन, फिर संपूर्णता आ जाती है सारे गुणों में तो 40 वर्ष तक। और 40 से 70 वो हानि की अवस्था है कि जो भी शारीरिक धातुएं हैं या गुण हैं वो कम होने लगता है। ठीक है, तो शीरक शिरन्नाद अन्नाद 1 2 2 से 16 और मध्यम अवस्था 16 से 70। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि तो 20 30 40 और 40 से 70। वृद्धावस्था इनकी 70 के बाद है। चरक 60 के बाद ही बूढ़े हो जाते हैं, है ना, 60 से 100। संग्रह कहने की संग्रह ने चरक वाला कॉन्सेप्ट लिया है वृद्धावस्था में 60 वर्ष वाला, और अष्टांग हृदय ने सुश्रुत वाला कॉन्सेप्ट लिया है 70 वर्ष वाला। नेक्स्ट देखोगे सार, तो ये भी सबको आते ही होंगे। चरक के 8 सार, काश्यप के 9 सार, ओज सार एक्स्ट्रा माना है, ये जानते हो आप। चलो बता दोगे किसका गुण है ये? सुशर्मा। चलो पढ़ा नहीं होगा आपने, ध्यान दो। सुशर्मा आप नहीं, सर पढ़ा रोहित है। पढ़ा है। पढ़ा है सर। बताओ शीर, शायद। शीर शीर पूर्ण लोचन ये किसका है, किस सार का है? शुक्र सार। शुक्र सार का शीर पूर्ण लोचन, है ना। रोहित महाउत्साह। सत्तुसार का सत्वसार का। और अस्थिसार का भी है।
अस्थि का भी है। वो तत्व सार। सत्व और अस्थि दोनों में है, यस सर। ऐसा ही है? मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ बाकी लोगों यस से। सर। जी सर, ठीक है, सत्व सार और अस्थि सार दोनों में। अच्छी बात है, दोनों बता रहे हैं, सत्व सार में भी अस्थि सार के अंदर भी। ठीक है, तो देख लेना, वो सार आपको पढ़ाए हैं सारे वहाँ। बाकी तो लाइन के साथ ही, सिंगल सिंगल कैरेक्टर इतने नहीं रह जाते इंपॉर्टेंस, लाइन के साथ ही समझ में आती हैं चीजें। ठीक है, आगे देखेंगे। योगियों की शक्तियां तो चरक के 8 हैं, और योग शास्त्र में 23 सिद्धियां बताई हैं। नंबर याद देखो होना चाहिए, वैसे पूरा श्लोक है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम मिषतो वशित्वम च, है ना, ऐसा करिए। तो चरक की 8 है, नंबर याद रखना। शक्तियां, शक्तियां क्या, सिद्धियां कहते हैं वैसे। और योग शास्त्र में 23 बताई गई हैं, इसको भी याद रखना, रिसेंटली कहीं सवाल पूछ लिया था कि कितनी गुण प्रधान सिद्धियां हैं, ऐसा करिए कुछ। तो योग शास्त्र में 23 सिद्धियां हैं, शुद्र 5, गुण प्रधान 10, और बाह्य प्रधान कह रहे हैं 8। शुद्र 5 है, गुण प्रधान 10, बाह्य प्रधान या ब्रह्म प्रधान 8। नेक्स्ट आता है स्वप्न के भेद। तो चरक 7 प्रकार के स्वप्न, अगेन रटने नहीं है आपको, बस देख लो आप एक बार नाम। तो चरक स्वप्न 7 है, याद रखा जाता है कि फल देने वाले स्वप्न कौन से होता है, कौन से होता है? भाविक और दोषज। तो होती है। ठीक है, भाविक और दोष। तो बेटा याद कर लेना, भाविक और दोषज ये जो है फल देने वाले स्वप्न है। काश्यप की बात करें स्वप्न के टाइप, करेक्शन कर लोगे, 16 टाइप बताएं, 10 + 6। ठीक है, +6 कर लो इसके आगे, और लिख लोगे वो 6 जो लिखवाए हैं, ये 6 जो है फल देने वाले हैं, है ना। इनका मतलब होता है कुछ कि सपने दिखाई दिए तो क्या होगा। जैसे अगर मैं सवाल करूं, रोहित, स्वप्न में अगर भ्रमर काट ले तो क्या होता है? नहीं तो मुस्कान, शुभ। कुछ नहीं तो शेफाली, अब कोई भी बता दो, अगर किसी को बताया तो। नहीं पता फिर मैं बताता हूँ, नहीं पता। धन की प्राप्ति, ठीक है, स्वप्न में यही सवाल आ चुका है एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ मैं, है ना। तो ये वाला एक ऐसा स्वप्न है जो सवाल आ चुका है। तो याद रखोगे, स्वप्न के भेद चरक के साथ, भादो यानी लास्ट के दो, भाविक दोषज ये फल देने वाले हैं। काश्यप के 16 हैं स्वप्न के प्रकार, उनमें 6 हैं जो फलदायक हैं। नेक्स्ट है भूतोन्माद। तो भूतोन्माद चरक के 8, सुश्रुत के 8 कह रहे हैं। तो सुश्रुत के 8 में चरकोक शापोन्मत ब्रह्म राक्षोन्मत के स्थान पर देव शत्रु और नाग ग्रह माना है। देख लेना, कोई खास बात नहीं है, पर कुछ पूछा नहीं जाता। वाघ भट्ट के देख रहे हो, चरक और सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं। कूष्मांड, निषाद, बेताल, प्रेत और किरण। तो इसकी हम कुछ ट्रिक याद रखते थे कि कुश ने बैत से, डंडे से प्रेत को ओके कर दिया, ओके नहीं, ओ किरण। कुश ने निशा में, ऐसा कर लो कि रात के समय, प्रेत को बैत से ओके कर दिया कि स्टिक लेके आया होगा, डंडा लेके आया होगा, उसको ओके कर दिया। तो कूष्मांड, निषाद, बेताल, प्रेत, ओके किरण। देख लेना, अगेन मैं कह रहा हूँ जरूरी है नहीं। आगे चलिए, मदन फल के योग। तो चरक 133, सुश्रुत 31। ठीक है, याद रखोगे, चरक 133, सुश्रुत 31 योग बताए मदन फल के। नेक्स्ट है अंतरिक्ष जल के भेद। तो चरक के हम याद रखते हैं कि अंतरिक्ष जल का भेद, वैसे तो 3, लेकिन ध्यान आ रहा होगा, बोला था आपसे एक ही करके हम याद रखते हैं। इंद्र, कार और हेम। सही नहीं लिखा ना? इंद्र है, इंद्र, कार और कार हेम। है मैं। हाँ बेटा, हम लोगों ने एक ही करके याद किया था ना। यहाँ धार लिखा है, धार नहीं है, एक ही, यानी इंद्र, कार और हेम। सुश्रुत के 4 हैं, तो वहां हमने याद किया था कि धड़कता है, ऐसा करके, है ना, कि धड़कता। तो धार, कार, तुषार और है मतलब हेम। तो सबसे एक जवाब है धड़कता है, यानी धार, कार, तुषार और हेम। तो देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा ओस्ट्रो। अगेन ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, ये भी सुश्रुत निदान बिल्कुल लास्ट में वहां देखेंगे। तो सुश्रुत के 8 हैं। मॉर्निंग बैच, रोहित, मुस्कान, आप लोग को लेक्चर दिया है ना ओस्ट्रो वाला, मतलब ये मुख रोग वाला पूरा दे रखा है ना? 16 नंबर चैप्टर हो गया, यस सर दिया। अच्छी बात है। 2 लेक्चर दिए थे। ठीक है बेटा, तो ओ स्ट्रोक देख रहे हो, सुश्रुत के 8 हैं, वाग्भट के 11 हैं। सुश्रुत के 8, वाग्भट के 11। तो सुश्रुत के जो 8 है ना,
आप लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे, वो जरूरी बात है। पूछा जाता है कि कौन से भेद असाध्य हैं सुश्रुत के, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो लिख लेंगे। सन्निपातिक, रक्तज और मांसज। सन्निपातिक, रक्तज और मांसज, ये 3 असाध्य हैं 8 में से। याद करने के लिए हम ऐसे याद करते हैं कि शर्म, शर्म यानी शा से सन्निपातिक, रा से रक्त और मां से मांस, ठीक है ना। कि शर्म की तो ठीक नहीं होंगे, लोग बताएंगे नहीं बीमारी तो कैसे ठीक होंगे। शर्म यानी सन्निपातिक, रक्तज और मांसज। दूसरा वाग्भट के 11 हैं, कह रहे हैं सुश्रुत वाले 8 प्लस खंडोष्ठ, ओष्ठार्बुद, जलार्बुद। इन तीनों में बेटा दोष पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है, मतलब दोष याद होने चाहिए। तो खंडोष्ठ के ऊपर लिख लो वात, खंडोष्ठ वातिक है। ओष्ठ अर्बुद ये रक्तज है। और जलार्बुद ये वात कफज है। जलार्बुद वात कफज। तो खंडोष्ठ वातज, ओष्ठ अर्बुद रक्तज और जलार्बुद वात कफज। याद ऐसे भी रख सकते हो, जलार्बुद में कफ है कि भाई जल से कफ की उत्पत्ति होती है ना, तो कफ दोष तो आ ही जाएगा। बाकी वात भी है इसके अंदर। और कुछ जरूरी बात है, जब अर्बुद का नाम यहाँ आया ही है तो एक दो पॉइंट और लिख लो क्योंकि बहुत जरूरी है, वो भी सुश्रुत निदान में ही आएंगे आगे। एक तो आता है कि जो अर्बुद है उसमें पाक नहीं होता, ठीक है, अर्बुद में पाक नहीं होता, ऐसा लिखो। फिर दूसरी लाइन लिखो कि रक्तज अर्बुद में पाक होता है। समझ गए। तो ये जरूरी बात है कि अर्बुद में पाक नहीं होता वैसे, लेकिन रक्तज अर्बुद में पाक होना बताया है, वो पूछा जाता है। और दूसरा एक सवाल पूछता है कि दंड मुष्टि प्रहार, यानी कभी आघात कर दे दंड से, मुष्टि से, तो उसके बाद वो अर्बुद उत्पन्न होता है, कौन सा अर्बुद है वो? तो मांसज अर्बुद। ठीक है, तो लिख लो दंड मुष्टि प्रहार से होने वाला अर्बुद, तो मांसज अर्बुद, ये भी जरूरी है। और एक और पॉइंट है जो आपको बता चुका हूं, वो आप बताओगे मुझे कि अर्बुद का सन्निपातिक भेद किस आचार्य ने बताया? ये हारी थे। हारित ने। हारित हारित। ठीक है, तो अर्बुद का सन्निपातिक भेद हारित ने बताया। फिर एक बार बोल रहा हूं मैं कि अर्बुद में पाक नहीं होता लेकिन रक्तज अर्बुद में पाक होता है। दूसरा, दंड मुष्टि प्रहार से मांसज अर्बुद होता है, दंड और मुष्टि प्रहार की वजह से मांसज अर्बुद निदान बताया गया। और नेक्स्ट के अर्बुद का सन्निपातिक भेद किसने बताया? तो हारित ने बताया। आगे देखिए, गर्भिणी को यवागु देने का विधान। तो चरक 8वें मास में कहते हैं गर्भिणी को यवागु देनी चाहिए, तो पढ़ लिया होगा सभी ने ये पोर्शन शायद। तो चरक 8वें मास में, सुश्रुत 6ठे मास में। ठीक है, तो सुश्रुत ने 6ठे और 7वें दोनों मास में कह रहे हैं कि यवागु दी है। 6ठे मास में गोक्षुर साधित और 7वें मास में प्रश्निपर्णी साधित। ठीक है ना, तो लेकिन देते कब है वैसे? तो 8वें में और 6ठे में। 7वें में यवागु नहीं है, तो 7वें में यवागु नहीं है, भ्रट है, भ्रट या प्रश्निपर्णी से क्षीर है। यवागु नहीं है यवागु तो 7वें में। 6ठे, प्रश्न पढ़ने से भी नहीं, प्रश्न पढ़ने से भी क्षीर या उनसे भ्रट है, दोनों में से कुछ है, यवागु सर्पी नहीं है, है, यवागु नहीं सर्पी सर्पी है। चलो, तो 7वें में सर्पी बता रहे हैं, चलो प्रश्निपर्णी साधित। तो मेनली याद ये रखोगे कि 8वें में और 6ठे मास के अंदर है, चरक की 8वें मास में, सुश्रुत की 6ठे मास में। बाकी अभी पढ़ेंगे, अगर पढ़ी नहीं है हमने, पोर्शन रह गया है तो जल्दी आने वाला होगा सुश्रुत में इवनिंग बैच में, तो वहां देखेंगे इसको। ठीक है, तो चरक 8वें मास में, सुश्रुत 6ठे मास में, फिलहाल तो याद रख लो। आगे देखेंगे, सुश्रुत अष्टम मास में आस्थापन अनुवास में बस्ती देने की बात करते हैं। सुश्रुत 8वें मास में बस्ती दे रहे हैं और चरक 9वें मास में अनुवासन बस्ती का विधान बता रहे हैं। ये चीजें याद रखेंगे, इन पे सवाल पूछा जाता है, जरूरी बात है। कब यवागु देना है किसका, ठीक है, कब बस्तियां देनी है। जैसे आपको एक वो पढ़ाया होगा कि काश्यप ने दारुण चिकित्सा किस मास में कही है? बोलो। 6ठे मास में। मंथ में। 6ठे मास में, है ना, तो वो भी सवाल पूछा जाता है, तो वो भी याद रखोगे। नेक्स्ट है प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या। तो सुश्रुत 4 स्त्रियां और चरक अनेकों स्त्रियां। विष का वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है? तो विष का वर्णन चरक चिकित्सा 23rd चैप्टर है। सुश्रुत पूरा कल्प स्थान उनका वो अगध ही है, मतलब विष का ही वर्णन है। भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान में, आप चैप्टर का नाम भी लिख लो, 67 नंबर चैप्टर, ऐसा मतलब किस चैप्टर में? 67वें अध्याय में। ठीक है, और काश्यप सर्व विष प्रतिपादक। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार, कुछ खास नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है उपविष की संख्या।
तो वहां जो करेक्शन है, करेक्शन पे ही याद रखोगे कि रस रत्न समुच्चय, भाव प्रकाश, इन्होंने 7 बताए हैं उपवेश। एक मिनट बेटा। सर रस तरंगिणी की 11 उपदेश है ना, विष्णु उपदेश 11। रस तरंगिणी के विष नो। 11 विष्णु है और उपदेश 11 है, और हम्म, उपदेश 11। ठीक है, उपवेश 11, ठीक है। और यहाँ जो लिखे हुए हैं ये रस रत्न समुच्चय, योग रत्नाकर और शारंगधर। रस रत्न समुच्चय 5 और 7, हाँ बेटा, विष 5 और उपदेश 7। 5 रस और रत्न 7। समुच्चय की विष 5 और उपदेश। yes, चलो ठीक कर लो बेटा, ये भी बता रहे हैं, करेक्शन है यहाँ भी। रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय, इनके विष बता रहे हैं 5 और उपविश बता रहे हैं 7, रस रत्न समुच्चय के। ठीक है, अगली बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की बात है, हम सिंपल एक ट्रिक याद रखते हैं, नौशाद, उसी पे याद रखते हैं। जैसे बताया ना पहला भी कि विष 9 विष 7, तो वो नंबर पूछे जाते हैं बस, कि विष की संख्या तो 9 और उपविश की संख्या 7, क्वेश्चन वहीं से आता है ना। बाकी तो लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहा है विष के बारे में, तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन देख लेना, करेक्शन कर लेना। बाकी जो लिखा है देख लोगे इसको, कि योग रत्नाकर शारंगधर, उनके कह रहे हैं 11 होते हैं उपविश, तो वो देखना चाहो देख लेना। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है ये तो कंफ्यूज कर रहा है मुझे। रस रत्न समुच्चय तो नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जो रसन समुच्चय हमने ठीक कर लिया ना, ठीक है, इस तरह है अब, कि रसन समुच्चय के 7 उपविश हैं और 5 विष हैं, इस तरह बात है ना। तो अब ठीक है, यहाँ से हटा दोगे इसको, तो बस अब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ जो लिखा है सही लिखा हुआ है, रसन समुच्चय भाव प्रकाश, क्योंकि उपविश लिखे हैं ना, तो 7 लिखे हुए हैं। उपविश तो 7 ही है ना, विष 5 है। तो शारंगधर का भी हाँ बेटा, तो शारंगधर भी गलत लिखा है। शारंगधर के उपदेश 7 होते हैं। शारंगधर के भाव प्रकाश जैसे ही है। 9 7 जो आपने जो हाँ सही है, भाव शारंगधर के उनके जैसे ही 9 है, सही। 7 वाली जो थी। हाँ बेटा, है ना, तो वहां भी वही है, तो यहाँ गलत लिखे हुए हैं, सही बात है, काफी कुछ गलत ही है। तो इसमें क्या क्या सही करोगे, तो इसको आप रहन दो, जो मैंने आपको बताया ना, आप वो याद रखो मेन, कि विष जो है 9 है, उपविश 11 है, वही मेन बात है। चाहो तो रसन समुच्चय लिख लो बस, 5 और 7 इतना, और बाकी छोड़ो, यहाँ बड़ा गड़बड़ कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे स्वर भेद, अभी जस्ट पढ़ के आए, चरक के 6, सुश्रुत के 6, कौन कौन से, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट आ जाओ अरुचि। तो अरुचि को भक्तोपघात, ये सवाल पूछा जाता है, किसने कहा है अरुचि को भक्तोपघात? हम्म, सुश्रुत में। सुश्रुत ने। सुश्रुत। ठीक है बेटा, सवाल आ चुका है, तो याद रखना, अरुचि को भक्त उपघात किसने कहा? सुश्रुत ने कहा, बस यही जरूरी बात है। बाकी चरक की कह रहे हैं वीपी के एस मानसिक, ये 5 प्रकार की, शायद आपको ध्यान आ रहा हो कि सन्निपातिक अरुचि में एक शब्द आता है, जैसे आपको बताया होगा कि वातिक ग्रहणी में आता है गृद्धि सर्वरसा नाम, ऐसे ही सन्निपातिक अरुचि में आता है अनेक रसम भवेतु करके, हाँ, कि मुख का स्वाद जो है वो अनेक रसों वाला हो जाता है। तो चाहो तो लिख सकते हो, इस तरह से है शब्द। नैक रसम मतलब ये अनेक रसों वाला है, नैक रसम श्लोक में ऐसा आता है। भवेतु कि मुख का स्वाद जो है वो अनेक रसों वाला हो जाता है। आगे चलोगे, दुहृदय अवस्था, ये आपको रटी हुई है, चरक का 3रा मास, सुश्रुत चौथा मास है, वाग्भट, वाग्भट यानी संग्रह, 3 पक्ष से 5 मास, और हृदय 2 मास, काश्यप 3 मास। ठीक है, तो सारा याद रखोगे, पढ़ रखा है आपने। मुझे बस ये बता दो सुचिता, अगर दुहृद पूर्ण ना हो तब क्या होगा? नहीं पता सुशर्मा, सर। सर पढ़ा नहीं है। मंजिता, आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, कई बार बात की है मैंने। हम्म, नहीं पता सर। और कोई बोलो। कुब्ज कुड़ी सर, गर्भ की विकृतियां हो जाएंगी। हाँ बस सिंपल सी बात ये है, गर्भ की विकृतियां जो भी कह रहे हैं, कोब्ज कुणी जो भी है, कुछ भी लिखा हो तो गर्भ में विकृति हो जाती है, कुल मिला के बात ये है ना। तो आपको बताया था मैंने कि गर्भिणी कुछ भी अगर ऐसा कर रही है,
कि कुछ गलत कर रही है या फिर कुछ बालक की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं जैसे दो हृदयावस्था में, तो सब बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उतना याद रखो। ठीक है, इसलिए पूछा था मैंने। खैर वापस आ जाएंगे। तो गर्भनाल छेदन नेक्स्ट है, गर्भनाल छेदन। तो किससे करना चाहिए? तो अर्धधार शस्त्र से करना चाहिए, एक तो ये बात लिखी है। फिर चरक सुश्रुत कह रहे हैं कि 8 अंगुल पे काटना चाहिए उसको, मतलब 8 अंगुल नाभि से जुड़े रहने देना चाहिए। वाघभट ने कहा 4 अंगुल, कि 4 अंगुल जुड़े रहने देते हैं। नेक्स्ट अन्नप्राशन काल, बच्चे को कब कराते हैं पहली बार अन्नप्राशन? तो 6 मास तक ना बिल्कुल माँ के दुग्ध पे ही रहता है बालक। तो 6 मास पे आके पहली बार अन्नप्राशन की बात है। तो काश्यप ने तो वो भी नहीं कराया, तो बाकी लोगों ने छठे मास पे करा दिया। काश्यप कह रहे हैं 10वें मास में, काश्यप 10 मास। नेक्स्ट है कर्ण वेधन काल। ठीक है, बच्चों का कान जो विधवाते हैं। एक तो सवाल पूछा जाता है क्यों करवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं कर्ण वेधन, क्या उसका उद्देश्य है? रक्षा निमित्त। प्रतिरोधक अधूरा सवाल है, रक्षा निमित्त। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। सर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्ट। अभी भी आधा जवाब है, मुस्कान। आभूषण के लिए। रक्षा और आभूषण के लिए, बस है ना, आभूषण। दो रक्षा प्रयोजन आभूषण है। के लिए। ठीक, तो रक्षा और आभूषण लिख लो, रक्षा आभूषण निमित्त, यानी दो पर्पज से, बच्चे की रक्षा करने के लिए और आभूषण पहना सके उसको। तो कर्ण वेधन काल सुश्रुत का लिखा है छठे सातवें मास में शुक्ल पक्ष में कराता है, छठे सातवें मास में शुक्ल पक्ष में बच्चे को। वाग्भट है छठे सातवें आठवें मास में, और शब्द है शिशिर आगमन। तो सर्दियों के दिनों में कराते हैं कहने का मतलब। तो 6 7 8 एक माह और जोड़ दिया, तो छठे सातवें आठवें मास में। नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां, ये रिसेंटली आपको पढ़ाई हैं, तो ये तो पता होनी चाहिए। मंजिता, हाँ जी सर। बेटा चक्रपाणी की कितनी है? अंशुल, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां चक्रपाणी ने कितनी बताई हैं? सर 5 बताइए। शायद से तो गलत ही होता है बेटा सारा। शेफाली बोल रही है 6। 6 है। ठीक है ना। तो चरक की 4, बाघभट की 2, बेटा याद कर लो। अभी टेस्ट हुआ नहीं है आपका शारीर का, जल्दी टेस्ट होगा। आप जान रहे हो एना का लेक्चर भी दिए कल, वो भी याद। किसने कर लिए ईमानदारी से एना के लेक्चर याद जो कल दिए हैं? किसको याद है इतने लोगों में? मुस्कान एक और, सिर्फ मुस्कान को याद है। कैसे दोगे टेस्ट? अभी टेस्ट लूंगा मैं, उसमें पूरा आएगा शारीर, चरक वाला आएगा, सुश्रुत वाला आएगा, और साथ में हृदय का भी आएगा, हृदय का पढ़ेंगे अभी। और उसके अलावा एनोटमी आएगी उसके अंदर, है ना। अभी तो चरक के बेसिक क्वेश्चन नहीं बता रहे हो आप लोग, मैं समझा रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा शारीर स्थान। लापरवाही कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छे से पढ़ लो। सर वो हम्म। ये सर ये काश्यप वाले में फल प्राशन वाला कुछ था ना, कि छह हाँ मास 6 पे। मास फल बताया हाँ है। प्राप्त होना 6 होता मास फल प्राशन और 10 मास अन्नप्राशन। हाँ बेटा, तो ये है कि काश्यप ने छठे मास पे फल प्राशन कराया है, अन्नप्राशन नहीं कराया। ठीक है, 10वें मास पे उनका अन्नप्राशन। ठीक है, देखोगे चलो आगे। तो नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां चरक की 4 हैं, बाघभट की 2 हैं, चक्रपाणी की 6 हैं। तो चक्रपाणी की 6 में ये 4 प्लस आयाम व्यायाम करके हमने वर्ड देखे थे, कि वो 2 शब्द और दिए उन्होंने, तो देख लोगे। नेक्स्ट है दंत उद्भेद का काल, दांत कब निकलते हैं? तो 4 से 8 मास का टाइम बताया गया दंत उद्भेदन का। इसमें भी बेस्ट टाइम भी लिखा है कि कौन सा होता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो बेस्ट टाइम कौन सा बोलो? 8 मास। आठवीं। 8 मास। ठीक है ना, तो 8वें मास के दांत सबसे अच्छे माने जाते हैं, बाघभट ने लिखी थी 8 मास। नेक्स्ट है वमन विरेचन व्यापद, कितने कितने होते हैं कॉम्प्लिकेशन? तो चरक के 10, सुश्रुत 15, वाग्भट 12। तो वा से वाग्भट, बा से 12, बाकी चरक के 10, सुश्रुत के 15। वमन विरेचन व्यापद, चरक के 10, सुश्रुत के 15, वाग्भट के 12। अगला जो पूरा पोर्शन है बेटा, ये आ जाता है पंचकर्म वाला। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि ये भी वही है कि नंबरिंग वाली चीजें जो है जहाँ से पढ़ते हो हमेशा वहीं से याद करना चाहिए, वो माइंड में इमेज रह जाती है। तो ये मैं आपको जब पंचकर्म पढ़ाता हूँ, तो मॉर्निंग बैच तो पढ़ ही चुका है, आप इवनिंग बैच वाले जब पंचकर्म पढ़ोगे तभी उसको डिस्कस करेंगे। तो हम इस पोर्शन को नहीं लेंगे यहाँ पंचकर्म वाले को, हम सीधे अब जो बात करेंगे आगे,
ये भी नहीं, ये पूरा पंचकर्म का हिस्सा है, नेत्र क्रियाकल्प। मॉर्निंग बैच वालों ने ये भी पढ़ लिया होगा। तो ये सब पंचकर्म में आता है, तो इसकी नहीं हम कुछ भी बात करेंगे अभी। यहां से देख लेंगे चलो, बल्कि यहां से किस चीज के लिए क्या श्रेष्ठ काल है। ठीक है, यहां से देखा जाएगा शुद्ध शुक्र के लक्षण। इसके पहले का सारा पोर्शन जो है वहीं कवर करोगे आप। तो यहां से देखेंगे, चलो देख लेते हैं, अभी है थोड़ा टाइम। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण तो कैसा होता है? स्फटिक की आभा वाला, चरक सुश्रुत शारंगर सभी ने कहा, मधुगंधी चरक सुश्रुत वाग्भट सभी ने कहा। बस मेन याद रख लो कि तेल वर्णी वाग्भट ने कहा है ना। आपको शायद ध्यान भी आ रहा हो कि जैसा वर्ण होता है शुक्र का, उसी के आधार पर हमने बात की थी कि बालक का वर्ण है। ध्यान आ रहा है कि घृत के समान है तो श्वेत बालक का वर्ण भी है ना, वो सब बात की थी हमने। ठीक है, तो वहां भी आपने तेल वर्ण देखा होगा, तो वो वाग्भट की बात लिखी हुई है वहां। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, तो वाग्भट ने तेल वर्ण ही बताया, बाकी स्फटिका मधुगंधी देख लेंगे। शुद्ध आर्तव के लक्षण देख चुके होंगे, शब्द भी गुंजा फल सवर्णम पद्मलक्तक सन्निभम। और सुश्रुत ने कह दिया शश असरक प्रतिमम, यानी खरगोश के रक्त के जैसा। यद तु यदवा लाक्षा रसोपम, और लाक्षा रस के समान। तो शब्दों को देख लेंगे, गुंजा फल, पद्मलक्तक, और यहाँ पे शशक और लाक्षा के जैसा सुश्रुत। लास्ट टास्क का करेंगे मानस प्रकृति, नंबर देख के। तो चरक 7 6 3 16 टोटल, आप जानते ही हो। सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? सात्विक है, और उसमें भी श्रेष्ठ कौन सी है बस ये बता दो मुझे। ब्राह्मण। ब्रह्म सत्व। ब्रह्म का ब्रह्म है, सब। ठीक है, तो ब्रह्म सत्व सबसे बेस्ट है। तो 7 6 3 सुश्रुत की भी ऐसी है, लेकिन काश्यप ने सात्विक और राजस में एक नंबर बढ़ा दिया। अंशुल, सात्विक में क्या है एक्स्ट्रा? और दिव्या, राजस में क्या है एक्स्ट्रा? सर प्रजापात्य सात्विक में। सात्विक में, और राजस में दिव्या? सर याद नहीं है ये वाला। याद जो तुमने शब्द बोला ना, ऐसे ही कुछ है। अभी भी नहीं ध्यान आया? और कोई? याक्ष। याक्ष याक्ष। सत्व, है ना। तो मुझे तो लगा दिव्या जवाब दे रही है, यक्ष कह रही है, याद कह रही है। ठीक है, तो इतना रखेंगे आज के लिए। शाम मिलते हैं, थोड़ा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है आज, मन था पहले तो ऑफ कर दूं, मगर पर कर लिया कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है बेटा।